गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से देश की जनता को और देश विरोधी तत्वों को साफ संदेश दिया है कि जो भी देश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए देश विरोधी हरकत करता पाया गया वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश की बदलती डेमोग्राफी इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। जिस मुद्दे पर खुद गृह मंत्रालय चिंता जाहिर कर रहा है, उस मुद्दे की महत्ता को समझा जा सकता है। खबर बिहार की है। जिन गांवों में कभी हिंदू बहुल हुआ करते थे, आज वहां से हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि आज वहां मस्जिद मदरसों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। और यह हालत भी इस देश में चल रही तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। आप सोचिए, बिहार का कोई भी इलाका बांग्लादेश से नहीं जुड़ता, बावजूद इसके बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बिहार का एक पूरा इलाका पश्चिम बंगाल से लगता है और बंगाल में ममता दीदी के रहमो करम से बांग्लादेशी फल फूल रहे हैं। और वो ही बांग्लादेशी बिहार में आकर दिनों दिन अल्लाह के करम से हिंदुओं के पूरे गांवों को हड़प रहे हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। बिहार के सीमावर्ती जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा इस कदर बढ़ गया है कि वहां के हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। सीमांचल कहलाने वाले बिहार के इन जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के कारण बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिनके कारणों से इन इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चले हैं। बता दें कि बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को सीमांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई है। किशनगंज में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुस्लिमों की साझेदारी 4% बढ़ी है। इसी अवधि में सीमांचल में यह आंकड़ा लगभग 16% तक बढ़ा है। इन जिलों में बंगाल के रास्ते बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के आकर बसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बता दें कि नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कमोबेश यही है। वहां सीमा पर अवैध मज़ारों का बड़े पैमाने पर जाल फैलाकर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जो कि सोचने वाली बात है। और ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि यह आबादी अल्लाह की देन से कम और घुसपैठियों की देन से ज्यादा बढ़ी है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल इस डेमोग्राफिक बदलाव से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। असम ने भी इन घुसपैठियों को बसाने में काफी मदद की थी, लेकिन अब बिस्वा सरकार धीरे धीरे इन्हें ठिकाने लगाने में लगी है। इतना ही नहीं, इन सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। बिहार के सीमांचल की बात करें तो यहाँ के हर जिले में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस कारण हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत घटा और कुछ तो पलायन कर गए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में मुस्लिमों की जनसंख्या 67.5% हो गई थी। यहाँ हिंदू अब सिर्फ 31.43% बचे हैं। ये प्रतिशत 2011 का है और आज हम 2022 में हैं, तो सोचा जा सकता है कि हालात कितने बदतर हो चुके होंगे। कटिहार में मुस्लिमों की आबादी 44% से ऊपर है, अररिया में 43% और पूर्णिया में करीब 39% हो चुकी है। सीमांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और बाद में प्रताड़ना से तंग आकर वहां से पलायन कर गए। अररिया के रानीगंज प्रखंड के रामपुर गांव के हिंदू पलायन कर दूसरे गांव में चले गए। यहां हिंदुओं की आबादी थोड़ी ज्यादा है। ऐसी ही हालात योगी के प्रदेश की भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर कुछ जिलों में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों की मिश्रित आबादी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक थी और सीमावर्ती गांवों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही थी। रिपोर्ट में के इनपुट बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सीमा के दोनों किनारों पर बदलती डेमोग्राफी के नतीजे की पुष्टि करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सीमा से लगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, पीलीभीत और खीरी के 7 सीमावर्ती जिलों के
1047 गांव बसे हुए हैं। इनमें से 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30% से 50% के बीच है। इन इलाकों में राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले जनसंख्या 20% से ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में मात्र 3 सालों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या 25% तक बढ़ चुकी है। फरवरी 2018 में सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और मदरसों की कुल संख्या 1349 थी, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 1688 हो गई। सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस ने इसे बेहद संवेदनशील माना है। कहा जाता है कि इलाके में मुस्लिम अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए न सिर्फ बांग्लादेशियों को बसाने में मदद करते हैं, बल्कि उनके लिए दस्तावेज भी तैयार करते हैं। वहीं हर मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर मुस्लिम दबदबा बढ़ाने में व्यक्तिगत तौर पर अपना योगदान देना नहीं भूलता। एक मुस्लिम महिला के 14 तक बच्चे हैं। वहीं सामान्य तौर पर सबसे कम बच्चे वाली मुस्लिम महिला के भी 5 बच्चे होते हैं। इसी तरह अगर एक मुस्लिम की 2 बीवियां भी हैं तो उसके औसतन 1 दर्जन बच्चे हो गए। अगर किसी गांव में 20 मुस्लिम पुरुष हैं तो औसतन 250 बच्चे हो गए। इस तरह अगले 10 सालों में आबादी का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। बता दें कि बांग्लादेश और अब तो बर्मा के रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में घुसते हैं और वहां से देश के बाकी हिस्सों में जाकर बस जाते हैं। जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां वहां इन अवैध घुसपैठियों को आसरा मिलता है और पहले ये आसरा लेते हैं, उसके बाद ये हिंदुओं का आसरा छीन लेते हैं। डेमोग्राफी में बदलाव होने के साथ ही सीमांचल के ये सारे जिले राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बन गए हैं। साल 2017 में बांग्लादेश सीमा पर एक सुरंग का पता चला था। वो बांग्लादेश की ओर से 80 मीटर भूमि की खुदाई कर कटीले बाढ़ के नीचे से भारतीय सीमा में पहुंचाई गई थी। तो ऐसे में साफ है कि वो सुरंग घुसपैठ के लिए बनाई गई थी। यहां घुसपैठ कराने से लेकर उनके जाली दस्तावेज बनवाने से लेकर उन्हें बसाने तक के लिए तस्करों का एक पूरा गिरोह काम करता है। समय समय पर ये तस्कर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके सिंडिकेट को तोड़ पाना आसान बात नहीं। इनकी पैठ बांग्लादेश और नेपाल में बैठे मुस्लिम तस्करों तक होती है और इनके साथ मिलकर ये इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी जिसमें सबूतों के साथ ये पुष्टि की गई थी कि 10-10 हजार रुपए में आधार कार्ड, पहचान पत्र और तमाम दस्तावेज बनाए जा रहे थे। जिस गिरोह को पकड़ा गया उसने राज खोले थे कि वो हजारों लोगों के कागजात बनवा चुके हैं। इस बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज का एक छोटा सा कारण है कल्चरल डिस्प्यूट। होता क्या है ये कल्चरल डिस्प्यूट? अगर किसी मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार है तो वो अपने किसी रिश्तेदार को वहां ले आता है। वहां रहने वाला हिंदू तबका इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि 1-2 परिवार से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ अल्लाह की देन होती है और उस वजह से पता नहीं चलता कब 2 से 20 हो जाते हैं और देखते ही देखते 20 से 200 और 200 से 2000। फिर ऐसी स्थिति में हिंदू क्या करते हैं? वहां से कटने लगते हैं। लेकिन क्यों कटते हैं ये बात समझ नहीं आती। वो उस बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाने के बजाय वहां से पलायन कर जाते हैं और जब एक परिवार पलायन करता है तो दूसरे उनके पीछे चींटियों की तरह लाइन बना लेते हैं। यहां गलती किसकी है? उस बढ़ती हुई जनसंख्या की या फिर पलायन करते हुए हिंदुओं की? क्योंकि पलायन को चुनने से पहले उनके पास विकल्प मौजूद है। इन घुसपैठियों के लिए ही देश में CAA लाया गया था और इस बदलाव के लिए CAA बेहद जरूरी भी है। लेकिन मोदी की खिलाफत करने के चक्कर में इस देश के विपक्षी नेता धड़ल्ले से इस कानून का विरोध करते हैं, जो ऐसा असामान्य हालातों के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यहां सवाल उठता है कि क्या इनकी पहचान नहीं होनी चाहिए या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? अब तक देश लव जिहाद से 2-4 हो रहा था, लेकिन अब इस लैंड जिहाद से भी लड़ना पड़ेगा और सख्ती से लड़ना पड़ेगा। इस देश के नेताओं को सोचना होगा कि मोदी विरोध के चलते वो देश की सुरक्षा में सेंधमारी ना करें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर
फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।